आज की तारीख है 18 दिसंबर 2025, 18 दिसंबर 2025। और आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम। आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं, जो पॉलिटी और गवर्नेंस के लिहाज से बहुत बड़ी है। हाँ, लोकसभा में एक नए बिल पर जोरदार बहस चल रही है। बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। शॉर्ट में से BBG RAM-G बिल कहा जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बिल लगभग 20 साल पुराने और यूपीए सरकार के सबसे बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे हम MGNREGA कहते हैं, उसको पूरी तरह से बदलने के लिए लाया गया है। आज यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान इस पर हुई बहस का जवाब भी देंगे। सही कहा। तो जब भी MGNREGA की बात होती है तो ये सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि एक पूरी वेलफेयर फिलॉसफी, एक कल्याणकारी सोच का प्रतीक माना जाता है। हाँ, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसे बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई और ये यूपीएससी के लिए इतना अहम क्यों है। देखिए, ये GS पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स और वल्नरेबल सेक्शंस और GS पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, दोनों के लिए कोर टॉपिक है। एग्जैक्टली दोनों के लिए। लेकिन इसका महत्व सिलेबस पॉइंट से कहीं ज्यादा है। ये भारत के वेलफेयर आर्किटेक्चर, मतलब जो हमारा कल्याणकारी ढांचा है, उसमें एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। फिलॉसफिकल शिफ्ट, ये शब्द थोड़ा भारी है। इसका मतलब ये सिर्फ नाम बदलने या कुछ नियम बदलने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्कीम की आत्मा को, इसके फंडामेंटल नेचर को बदल रहा है। हम एक राइट्स बेस्ड यानी अधिकार आधारित मॉडल से, अधिकार आधारित, हाँ, उससे एक सप्लाई कंस्ट्रेंट यानी आपूर्ति आधारित मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सप्लाई कंस्ट्रेंट। और इसे समझने के लिए हमें पहले 2005 के MG-नरेगा की रूह को समझना होगा। हाँ, पहले उस दौर में चलते हैं। MG-नरेगा को लाया क्यों गया था? उसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, MG-नरेगा हवा में से नहीं आया था। इसके पीछे दशकों का सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म था। उस वक्त ग्रामीण भारत में जबरदस्त अग्रेरियन डिस्ट्रेस यानी कृषि संकट था। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही थी। बिल्कुल। और गांव से शहरों की तरफ डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में पलायन, चरम पर था। सरकार को एक सोशल सेफ्टी नेट, एक सामाजिक सुरक्षा कवच की सख्त जरूरत थी। और इसे एक लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी ढांचा दिया गया। ये कोई आम सरकारी योजना नहीं थी। यही इसका सबसे रेवोल्यूशनरी पहलू था। इसे हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क की बात करता है, हाँ, राइट टू वर्क, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या किए गए आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइवलीहुड शामिल है, उसको जमीनी हकीकत में बदलने के लिए एक कानून के रूप में लाया गया था। मतलब ये सरकार का एहसान नहीं, नागरिक का अधिकार था। प्रिसाइजली। और इसी अधिकार का सबसे बड़ा सबूत था इसका डिमांड ड्रिवन नेचर। डिमांड ड्रिवन मतलब अगर गांव में किसी भी हाउस होल्ड का कोई अडल्ट मेंबर काम मांगेगा तो सरकार को 15 दिन 15 डेज के अंदर उसे 100 दिन 100 डेज का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देना लीगली बाइंडिंग था। और अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। अच्छा, ये एक कानूनी गारंटी थी। आप काम मांगेंगे, सरकार को देना पड़ेगा। बजट की कमी का बहाना नहीं चलेगा। और फंडिंग पैटर्न भी शायद इसी सोच को दर्शाता था। बिल्कुल। जो भी मजदूरी का खर्चा होता था, द वेज कॉस्ट, उसका 100% केंद्र सरकार देती थी। मटेरियल कॉस्ट यानी सामान का खर्चा केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के रेशियो में शेयर होता था। तो इससे राज्यों पर कोई बोझ नहीं था। नहीं, ये स्ट्रक्चर राज्यों को बिना वित्तीय बोझ की चिंता किए रोजगार देने की हिम्मत देता था। तो फिर 20 साल बाद जब ये स्कीम इतनी रच बस गई है, इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का तर्क क्या है? सरकार का कहना है कि 2005 से 2025 तक ग्रामीण भारत पूरी तरह बदल चुका है। गांव में नॉन फार्म जॉब्स के अवसर बढ़े हैं, डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
सरकार का तर्क है कि अब हमें सिर्फ गड्ढे खोदकर रोजगार पैदा करने से आगे बढ़ना होगा। और वो इसे अपने विकसित भारत एट 2047 के बड़े विजन से जोड़ रहे हैं। हाँ मतलब अब फोकस सिर्फ रोजगार पर नहीं बल्कि एसेट क्रिएशन पर है। हाँ, और सिर्फ एसेट क्रिएशन नहीं बल्कि हाई क्वालिटी ड्यूरेबल एसेट्स, यानी उच्च गुणवत्ता वाली टिकाऊ संपत्ति बनाने पर है। जैसे ऐसी संपत्ति जो गांव की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाए, जैसे रूरल रोड्स, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। सरकार का कहना है कि पुरानी स्कीम में एसेट क्वालिटी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और कई बार सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए काम होता था। लेकिन क्या ये तर्क सही है? क्या ग्रामीण भारत सच में इतना बदल गया है कि लोगों को अब काम की गारंटी की जरूरत नहीं? यही इस बहस का दूसरा पहलू है। आज भी तो हम माइग्रेंट क्राइसिस देखते हैं जब कोविड-19 जैसे संकट आते हैं। बिल्कुल, क्रिटिक्स का यही कहना है कि सरकार का तर्क जमीनी हकीकत से दूर है। आज भी भारत की एक बड़ी आबादी नॉन फार्म सेक्टर में स्टेबल जॉब्स न मिलने पर खेती या एमजीएनआरईजीए पर ही निर्भर करती है। कोविड-19 के समय तो एमजीएनआरईजीए ही सहारा बना था। एकमात्र सहारा। जब लाखों मजदूर शहरों से लौटे तो एमजीएनआरईजीए ही उनका एकमात्र सहारा बना था। ये स्कीम एक इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ठीक है, तो ये तो हुआ बदलाव के पीछे का तर्क और उस पर बहस। अब इस नए बिल के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो सुनने में थोड़े टेक्निकल हैं और यहीं से सारा खेल बदल रहा है। पहला है नॉर्मेटिव एलोकेशन। ये क्या बला है? ये इस बिल का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल चेंज है। इसे समझने के लिए पहले एमजीएनआरईजीए के लेबर बजट को याद कीजिए। वो ओपन एंडेड था। ओपन एंडेड मतलब कोई ऊपरी सीमा नहीं थी? कोई नहीं। ग्राम सभाएं अनुमान लगाती थीं कि अगले साल कितने काम की मांग आएगी और उसी आधार पर एक लेबर बजट बनता था। नॉर्मेटिव एलोकेशन इसका ठीक उल्टा है। मतलब अब सरकार पहले से ही तय कर देगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली। इसमें केंद्र सरकार कुछ पहले से तय किए गए क्राइटेरिया या नॉर्म्स के आधार पर, जैसे कैसे नॉर्म्स? जैसे राज्य की गरीबी दर, पिछड़ी जातियों की आबादी, कृषि उत्पादकता, इन सब के आधार पर एक फॉर्मूला बनाकर हर राज्य को फंड एलोकेट कर देगी। रियल टाइम डिमांड पर नहीं? नहीं, ये एलोकेशन रियल टाइम डिमांड पर आधारित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले गांव में 100 लोग काम मांगते थे तो 100 लोगों के हिसाब से पैसा मिलता था। जी। अब सरकार पहले ही 80 लोगों का पैसा देकर कहेगी कि इतने में ही काम चलाओ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर मांग उस सीमा से ज्यादा हुई तो बिल में एक शर्त है जो कहती है कि अगर किसी राज्य में काम की मांग नॉर्मेटिव एलोकेशन से ज्यादा होती है तो उस अतिरिक्त खर्च का बोझ पूरी तरह से राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। क्या पूरा का पूरा? हाँ, केंद्र सिर्फ उतना ही पैसा देगा जितना उसने फॉर्मूला के तहत तय किया है। यहीं पर राइट्स बेस्ड से सप्लाई कंस्ट्रेंट का वो फिलोसॉफिकल शिफ्ट आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब अधिकार अब असीमित नहीं रहा, वो केंद्र द्वारा तय की गई आपूर्ति पर निर्भर हो गया है। ये तो राज्यों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, खासकर गरीब राज्यों के लिए। बिल्कुल। खैर, इस पर हम मेंस एनालिसिस में और बात करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। सुनने में काफी हाईटेक लग रहा है। और ये है भी। ये एक डिजिटल फ्रेमवर्क है। सोचिए, एक ऐसा नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां ग्रामीण इलाकों में होने वाले हर काम की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन को सब ट्रैक किया जाएगा। जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, इसे पीएम गति शक्ति जैसी नेशनल प्रायोरिटीज के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। मकसद ये है कि जो भी एसेट बने वो आइसोलेटेड ना हो बल्कि एक बड़े नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा हो। तो इससे एसेट क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों सुधरने की उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये तो एसेट क्वालिटी सुधारने के लिए एक अच्छा कदम लगता है। लेकिन एक और प्रोविजन है जिस पर काफी बहस हो रही है, एग्रीकल्चरल पॉज। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मतलब कानून में लिखा हुआ प्रावधान। ये राज्य सरकारों को ये शक्ति देता है कि वो पीक फार्मिंग सीजन, यानी जब खेती का काम जोरों पर हो, जैसे बुआई या कटाई के समय, बिल्कुल उस समय 60 दिनों तक 60 डेज तक के लिए पब्लिक वर्क्स को रोक सकती हैं। अच्छा, इसका मकसद तो साफ है, ताकि खेती के लिए मजदूरों की कमी ना हो। फार्म लॉगी की ये पुरानी शिकायत रही है कि एमजीएनआरईजीए की वजह से उन्हें मजदूर नहीं मिलते। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो भूमिहीन मजदूरों के अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर हम आगे और गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल प्रीलिम्स के लिए जो सीधे सीधे फैक्ट्स हैं उन पर फोकस करते हैं।
क्योंकि यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो प्रीलिम्स के नजरिए से पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। ये 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, 125 डेज। ठीक है, 100 से 125 दिन, ये एक पॉजिटिव कदम है। हाँ। दूसरा, स्कीम नेचर। पहले ये एक एक्ट था, एक लीगल एंटाइटलमेंट। अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS की तरह ऑपरेट करेगा। ये एक बहुत सटल लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है। हाँ, जो इसकी लीगल फोर्स को थोड़ा कम करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, फंडिंग पैटर्न। ये पूरी तरह बदल गया है। अच्छा। जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए वेज कॉस्ट का स्प्लिट अब 60-40 होगा। 60:40, 60% केंद्र और 40% राज्य। एक मिनट, पहले तो वेज कॉस्ट 100% केंद्र देता था, अब राज्यों को 40% देना होगा। ये तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। बहुत बड़ा, इसी पर तो सारी बहस है। और दूसरे राज्यों के लिए? नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए ये स्प्लिट 90-10 है, 90:10, और यूनियन टेरिटरीज बिना लेजिस्लेचर के, उनके लिए 100% केंद्र द्वारा फंडेड है। ठीक है। चौथा पॉइंट है पेनल्टी। अगर कोई अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे काम देने में देरी करना, तो जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, 10,000 रुपीज। और पांचवा, न्यू कार्ड्स। हाँ, अब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स जारी होंगे जो 3 साल के लिए वैलिड होंगे, और वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे सिंगल विमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और एल्डरली के लिए अलग अलग रंग के कार्ड्स होंगे, ताकि उनकी पहचान और प्राथमिकता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ये थे प्रीलिम्स के लिए क्रूशियल फैक्ट्स। इसका असल मतलब है कि अब ये योजनाएं एक सोशल सेफ्टी नेट से ज्यादा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टूल बन गई है। जैसा मैंने पहले बताया, नॉर्मेटिव एलोकेशन और राज्यों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ डालने वाली शर्त, हाँ, ये दोनों मिलकर गारंटी शब्द को बहुत कमजोर कर देते हैं। अब गारंटी उतनी है जितना केंद्र का बजट और उसका फॉर्मूला इजाजत देगा। मतलब ये राइट टू वर्क को रिक्वेस्ट फॉर वर्क में बदल सकता है, कह सकते हैं। और यहीं से फिस्कल फेडरलिज्म यानी वित्तीय संघवाद की चिंताएं भी शुरू हो जाती हैं। आपने बताया कि राज्यों पर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, कितना, कोई अनुमान है? एक अनुमान है कि इस 60:40 स्प्लिट से राज्यों पर सालाना लगभग 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 30,000 करोड़? हाँ। अब सोचिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां गरीबी ज्यादा है, काम की मांग ज्यादा है और जिनकी खुद की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी कम है, वो ये हजारों करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि ये राज्य काम की मांग को रजिस्टर्ड ही ना करें, या उसे आर्टिफिशियली सप्रेस करने की कोशिश करें, ताकि वो अपने बजट के अंदर रह सकें। राइट टू वर्क तो कागज पर ही रह जाएगा। यही सबसे बड़ी आशंका है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ जाता है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर जन कल्याण के लिए काम करते हैं। यहाँ केंद्र एक तरह से नीति तय करके उसका एक बड़ा वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल रहा है, खासकर उन राज्यों पर जिन्हें इस स्कीम की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल पॉज के दोनों पहलुओं की। इसके पक्ष में तो फार्म लॉबी का तर्क हमने समझ लिया, इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं? विपक्ष में तर्क लेबर राइट्स एक्टिविस्ट देते हैं। उनका कहना है कि भूमिहीन मजदूरों के लिए कटाई और बुआई का मौसम ही कमाई का मुख्य जरिया होता है। सही है। MGNREGA ने उन्हें एक बार्गेनिंग पावर दी थी। वो जमींदारों से कह सकते थे कि अगर आप सही मजदूरी नहीं देंगे तो हम MGNREGA में काम कर लेंगे। इससे रूरल वेजेस में भी बढ़ोतरी हुई थी। हाँ, लेकिन अगर उस समय MGNREGA के काम ही बंद हो जाएंगे तो मजदूरों की वो बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। वो स्थानीय जमींदारों या बड़े किसानों की दया पे निर्भर हो जाएंगे और उनके शोषण का खतरा बढ़ जाएगा। उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये एक तरह से चीप लेबर सप्लाई को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकता है। हाँ, ये एक बड़ा खतरा है। और आखिरी पॉइंट, एसेट क्वालिटी वर्सेस लाइवलीहुड सिक्योरिटी। विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के 4 वर्टिकल्स हैं: वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर रेजिलियंस। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम हाई क्वालिटी एसेट्स बनाएंगे। अच्छा तो है, इसमें कोई शक नहीं। लॉन्ग टर्म रूरल ग्रोथ के लिए अच्छे एसेट्स बनाना जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एसेट क्रिएशन पर इतना ज्यादा फोकस इस स्कीम के प्राइमरी फंक्शन, जो कि एक सोशल सेफ्टी नेट है, हाँ, जो कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है, उसे कमजोर तो नहीं कर देगा? क्या हम एक रोजगार गारंटी योजना को एक कंस्ट्रक्शन योजना में बदल रहे हैं, जहां इंसान से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान है? तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता है?
देखिए, वीबीजी रैम जी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये नॉर्मेटिव एलोकेशंस कितने साइंटिफिक, ट्रांसपेरेंट और डायनामिक तरीके से तय किए जाते हैं। मतलब फॉर्मूला फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल, केंद्र को फंडिंग पैरामीटर्स को फ्लेक्सिबल रखना होगा। अगर किसी राज्य में सूखा या बाढ़ जैसी आपदा आती है, तो वहाँ काम की मांग अचानक बढ़ेगी। ऐसे में फॉर्मूला बेस्ड एलोकेशन काम नहीं करेगा। सही बात है। केंद्र को वहां अतिरिक्त फंड देने की व्यवस्था रखनी होगी। एसेट क्रिएशन और लाइवलीहुड सिक्योरिटी के बीच एक संतुलन साधना ही आगे का रास्ता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब पॉलिटी से ही जुड़े एक और बड़े बदलाव की तरफ चलते हैं। हाँ, शांति बिल। The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, शांति बिल 2025। लोकसभा ने इसे पास कर दिया है और ये भी भारत की एक पुरानी नीति को पूरी तरह बदल रहा है। हाँ, और अगर वीबीजी रामजी बिल भारत के वेलफेयर मॉडल को बदल रहा है, तो शांति बिल भारत के स्ट्रेटेजिक सेक्टर और एनर्जी फ्यूचर की दिशा बदल रहा है। ये बिल 2 पुराने एक्ट्स को रिपील कर रहा है। हाँ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज CLND एक्ट 2010। इसका सबसे बड़ा हेडलाइन पॉइंट तो यही है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकेंगी, है ना? एग्जैक्टली। ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जितना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। सोचिए, 1962 से अब तक भारत में न्यूक्लियर पावर जनरेशन पूरी तरह से एक स्टेट मोनोपोली, एक सरकारी एकाधिकार था। सिर्फ NPCIL ही चलाता था। हाँ, सिर्फ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। अब उस दरवाजे को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। और सरकार का लक्ष्य क्या है इसे लेकर? सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करना है। 100 गीगावाट्स। Yes. और अभी हम कहाँ हैं? अभी हम सिर्फ 8 गीगावाट्स के आसपास हैं। तो ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। बहुत एम्बिशियस। और सरकार का मानना है कि ये प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये बदलाव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुराना CLND एक्ट 2010 जो इंडो US न्यूक्लियर डील के बाद आया था, उसमें क्या दिक्कत थी? CLND एक्ट 2010 में एक क्लॉज था, सेक्शन 17B, जो पूरी दुनिया में भारत को यूनिक बनाता था। और यही सबसे बड़ा बॉटलनेक, एक बाधा बन गया था। उसे सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज कहते थे, है ना? हाँ, सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज। ये था क्या और उसमें समस्या क्या थी? ये कहता था कि अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट किसी सप्लायर के दिए गए फॉल्टी इक्विपमेंट या खराब सर्विस की वजह से होता है, तो ऑपरेटर जैसे NPCIL हाँ, वो उस सप्लायर पर लायबिलिटी डाल सकता है, यानी हर्जाने की मांग कर सकता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा और सुरक्षित लगता है। जिसकी गलती उसकी जिम्मेदारी। लगता तो है, लेकिन दिक्कत लायबिलिटी की सीमा को लेकर थी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का रास्ता खोलता था। अच्छा। दुनिया की कोई भी बड़ी न्यूक्लियर सप्लायर कंपनी, चाहे वो अमेरिका की वेस्टिंगहाउस हो, फ्रांस की आरेवा हो या रशिया की रोसाटॉम, वो इस रिस्क के साथ बिजनेस नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल। यहाँ तक कि डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स जैसे L&T और गोदरेज जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, वो भी डरे हुए थे। नतीजतन पिछले 1 दशक में भारत का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम लगभग रुका हुआ था। अच्छा, तो शांति बिल इस समस्या को कैसे हल करता है? इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? सबसे पहला और बड़ा प्रावधान है प्राइवेट सेक्टर एंट्री। प्राइवेट कंपनीज अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकती हैं, उनकी मालिक हो सकती हैं और उन्हें ऑपरेट भी कर सकती हैं। NPCIL की मोनोपोली खत्म। और दूसरा, सबसे कंट्रोवर्शियल, रिमूवल ऑफ सप्लायर लायबिलिटी। बिल इक्विपमेंट सप्लायर्स को लायबिलिटी से पूरी तरह एग्जेम्प्ट करता है। सारी कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की होगी। सेक्शन 17B को हटा दिया गया है। 1 मिनट, इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी के खराब रिएक्टर कंपोनेंट की वजह से कोई बड़ा हादसा होता है, तो उस कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी पर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बिल के कानून बनने के बाद नहीं, सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी, चाहे वो NPCIL हो या कोई प्राइवेट कंपनी। और ऑपरेटर की लायबिलिटी पर भी तो कोई सीमा है। हाँ, तीसरा प्रावधान वही है, लायबिलिटी कैप। ऑपरेटर की लायबिलिटी को 3000 करोड़ रुपीस पर कैप कर दिया गया है। और अगर नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ तो?
जैसा फुकुशिमा या चेर्नोबिल में हुआ था? तो उस कैप के ऊपर का सारा खर्च सरकार द्वारा स्थापित एक न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड से कवर किया जाएगा। और अगर वो फंड भी कम पड़ता है तो इसका बोझ टैक्स पेयर पर आएगा। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और रेगुलेटरी बॉडी का क्या उसे मजबूत किया गया है? हाँ, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चौथा प्रावधान उसी से जुड़ा है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, जो अब तक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत काम करता था, उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी वैधानिक दर्जा दिया गया है। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलने से क्या फर्क पड़ेगा? इससे इसकी स्वायत्तता और शक्तियां बढ़ेंगी और ये सरकार के प्रभाव से मुक्त होकर काम कर पाएगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है। और पांचवा प्रावधान? पांचवा है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। पावर जनरेशन भले ही प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है, लेकिन फ्यूल साइकिल के सेंसिटिव पार्ट्स जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट और स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग पर सरकार का एक्सक्लूसिव कंट्रोल बना रहेगा। अब मेंस के लिए इसका विश्लेषण करते हैं। जो ओवरआर्चिंग थीम आज हम देख रहे हैं, डी-रिस्किंग द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सोशलाइजिंग द रिस्क, ये बिल उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सप्लायर लायबिलिटी हटाने के पीछे का पूरा तर्क इसी पर आधारित है। पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? पक्ष में सरकार और इंडस्ट्री का तर्क है कि CLND एक्ट की वजह से भारत ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स में एक आउटलायर, एक अपवाद बन गया था। दुनिया भर के इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन CSC लायबिलिटी को सिर्फ ऑपरेटर पर चैनल करते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि सप्लायर लायबिलिटी हटाने से ही वेस्टिंगहाउस, जिनके AP1000 रिएक्टर्स हैं, या फ्रांस की EDF, जिनके EPR रिएक्टर्स हैं, वैसी फॉरेन टेक्नोलॉजी भारत आएगी और टाटा, रिलायंस जैसे डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स भी निवेश कर पाएंगे। और विपक्ष का तर्क, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी दे रहे हैं? उनका तर्क है कि ये प्राइवेटाइजिंग प्रॉफिट्स व्हाइल सोशलाइजिंग रिस्क्स है। मुनाफे का निजीकरण और जोखिम का समाजीकरण। बिल्कुल। वो भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण देते हैं, जहां सप्लायर यूनियन कार्बाइड पर जिम्मेदारी तय करने में सालों लग गए। उनका कहना है कि अगर किसी फॉल्टी इक्विपमेंट से हादसा हुआ तो ऑपरेटर की 3000 करोड़ रुपए की कैप के ऊपर का सारा खर्च टैक्स पेयर भरेगा। ये पब्लिक सेफ्टी की कीमत पर विदेशी कॉर्पोरेट्स को रेड कार्पेट देने जैसा है। क्रिटिक्स तो यही कह रहे हैं। इस बिल का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR से भी कोई लेना देना है? ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। SMR जो 300 मेगावाट तक के छोटे फैक्ट्री बिल्ट रिएक्टर्स होते हैं, भविष्य की एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इनके क्या फायदे हैं? ये ज़्यादा सेफर माने जाते हैं, इन्हें कम ज़मीन चाहिए और इन्हें इंडस्ट्रियल पार्क्स जैसे डिमांड सेंटर्स के पास लगाया जा सकता है ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम हो। प्राइवेट सेक्टर की फुर्ती और कैपिटल SMRs को बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करने के लिए ज़रूरी है। और शांति बिल इनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है। हाँ, और AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना, क्या ये वाकई रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करेगा? क्रिटिक्स इसमें भी कुछ सवाल उठा रहे हैं। कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा और जरूरी रिफॉर्म है। CAG और इंटरनेशनल बॉडीज ने इसकी सिफारिश की थी, लेकिन असल इंडिपेंडेंस इस बात पर निर्भर करेगी कि AERB के मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होती है और क्या वो सच में DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो खुद न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है, हाँ, उसके प्रभाव से मुक्त होकर काम कर पाएगा। जब प्रमोटर और रेगुलेटर एक ही मंत्रालय के अंदर हों तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल हमेशा बना रहता है। तो संक्षेप में बिल भारत को ग्लोबल नॉर्म्स के साथ अलाइन करता है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड का पर्याप्त रूप से कैपिटलाइज्ड होना और AERB का सच में मजबूत और स्वतंत्र होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉलिटी से जुड़ी एक और खबर है जो फेडरलिज्म के मुद्दे से जुड़ी है। केरला में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर जो डेडलॉक चल रहा था वो सुलझ गया है। यस, केरल के गवर्नर, जो राज्य की यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं, और चुनी हुई राज्य सरकार के बीच VC अपॉइंटमेंट्स को लेकर महीनों से जो गतिरोध चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खत्म हो गया है। ये मामला क्या था और ये सुलझा कैसे? मामला ये था कि गवर्नर राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को मंजूरी नहीं दे रहे थे और सरकार का आरोप था कि गवर्नर अपने पद का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे फैसला सुनाने की बजाय मध्यस्थता के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस धूलिया की एक कमेटी का गठन किया। अच्छा। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी की सिफारिशों पर दोनों पक्ष सहमत हो गए।
डॉक्टर सीजा थॉमस को एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का वीसी और डॉक्टर साजी गोपीनाथ को डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का वीसी नियुक्त किया गया है। तो मेंस के लिए इसका महत्व क्या है? मेंस के लिए इसका महत्व ये है कि ये गवर्नमेंट के रोल एज चांसलर में जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उन्हें दिखाता है। कई कमीशन जैसे सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन कह चुके हैं कि गवर्नमेंट को डे टू डे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक नया रास्ता दिखाया। हाँ, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैनशिप की बात की और दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को बातचीत से हल निकालने के लिए प्रेरित किया। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है इंडिया और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा का साइन होना। बिल्कुल, मस्कट में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ये ओमान का लगभग 2 दशकों में किसी भी देश के साथ पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA है। और गल्फ रीजन में UAE के बाद भारत का दूसरा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जीत है। UPSC के लिए इसका महत्व क्या है? सिर्फ ट्रेड नंबर्स या इससे ज्यादा कुछ? GS पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स के लिए ये सीधे तौर पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ ट्रेड से कहीं ज्यादा है। ये स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक कैसे? स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी पर फोकस करें। ओमान की लोकेशन देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर। वो समुद्री रास्ता जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। एग्जैक्टली। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से पाता है। ये एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है और इस चोक पॉइंट पर भारत का एक मजबूत साथी होना हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और डोम पोर्ट की भी तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। ओमान ने भारत को डोम पोर्ट पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स जैसे रीफ्यूलिंग, रिपेयर्स और ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए एक्सेस दिया हुआ है। ये इंडियन नेवी के लिए वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट है। हाँ, और ये हमें उस क्षेत्र में चाइनीज इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में भी मदद करता है। तो इस CPA के की हाइलाइट्स क्या हैं? भारतीय बिजनेसेस को इससे क्या फायदा होगा? पहला है टैरिफ एलिमिनेशन। ओमान भारत के कई सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी जो 5% से 100% तक है, हाँ, उसे फेज्ड मैनर में खत्म कर देगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स ओमानी मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और सर्विसेज ट्रेड। दूसरा है सर्विसेज ट्रेड। भारत सर्विसेज का पावर हाउस है। इस डील से हमारे प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, IT स्पेशलिस्ट को ओमानी मार्केट में काम करने के लिए बेहतर एक्सेस और आसान वीजा नॉर्म्स मिलेंगे। और इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या प्रावधान है? तीसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लोज। ओमान एक कैपिटल रिच देश है। उसका इन्वेस्टमेंट भारत में 2020 से ट्रिपल होकर $5 बिलियन हो गया है। अच्छा। इस सीपा से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में और इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, क्योंकि ओमान इन क्षेत्रों में एक बड़ा हब बनना चाहता है। और ये भारत के लिए पूरे GCC और अफ्रीका का गेटवे भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी में कैसे फिट होता है? ये भारत की थिंक वेस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। हम गल्फ मोनार्कीज के साथ सिर्फ तेल खरीदने बेचने वाले बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर एक डीप इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डील हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मजबूत करता है। बिल्कुल। ओमान क्रूड ऑयल और LNG का एक स्टेबल और फ्रेंडली सोर्स है, और जैसा हमने कहा, दुकुम पोर्ट का एक्सेस हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करता है। IR में एक और छोटी खबर है ट्रेडिशनल मेडिसिन पर WHO समिट की। यस, सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में हुई है, जिसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया है। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट याद रखना जरूरी है। हाँ, कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा को मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट करने और उनके एविडेंस बेस्ड यूज को प्रमोट करने से संबंधित है। अब इकोनॉमी सेक्शन की तरफ आते हैं, और यहाँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चिंताजनक कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है, रिवर्स रेमिटेंसेस। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट माइग्रेशन से जुड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने संसद में कुछ डेटा पेश किया है जो चौंकाने वाला है। ट्रेडिशनली हम सोचते हैं कि जब भारतीय विदेश जाते हैं तो वहां से पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। और भारत इसमें दुनिया में नंबर 1 है। हाँ,
हर साल लगभग $100 बिलियन, $100 बिलियन से ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंसेस आते हैं। लेकिन रिवर्स रेमिटेंसेस इसका उल्टा है। एग्जैक्टली ये वो पैसा है जो भारत से बाहर जा रहा है, और ये स्टूडेंट माइग्रेशन के जरिए हो रहा है। कितना? MEA के डेटा के अनुसार 2025 में विदेश में भारतीय छात्रों की संख्या 13.8 लाख 13.8 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 13.8 लाख। हाँ, अकेले USA में लगभग 4 लाख भारतीय छात्र हर साल अपनी फीस और लिविंग एक्सपेंसेस पर $7 to $8 बिलियन खर्च कर रहे हैं। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स। ये भारत से कैपिटल का एक बहुत बड़ा आउटफ्लो है। बहुत बड़ा। और केरला केस स्टडी तो और भी आंखें खोलने वाली है। वो क्या है? केरल, जो ने इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए जाना जाता है, वहां से एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाला पैसा जी, जो लगभग 43,378 करोड़ 43,378 करोड़ है, वो उस राज्य को अपने लेबर माइग्रेंट से मिलने वाले टोटल इनवर्ड रेमिटेंसेस का लगभग 20% है। मतलब जितनी कमाई बाहर से आ रही है उसका 5वां हिस्सा पढ़ाई के लिए वापस बाहर जा रहा है। हाँ, तो मेंस के लिए रिवर्स रेमिटेंसेस के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाएंगे? ये सिर्फ पैसों का जाना है या ऐसे बड़ी कोई समस्या है? ये सिर्फ कैपिटल आउटफ्लो नहीं है, ये एक बड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का लक्षण है। स्टूडेंट माइग्रेशन में भारतीय परिवार, खासकर मिडिल क्लास परिवार, लोन लेकर या अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर पैसा बाहर भेज रहे हैं। और ये कैपिटल डेवलप्ड देशों के एजुकेशन सिस्टम को सब्सिडाइज कर रहा है। बिल्कुल। जब ये छात्र वहां पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी नहीं पा पाते या वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है, तो ये कैपिटल इफेक्टिवली देश के लिए लॉस्ट हो जाता है। दिस इज अ ड्रेन ऑन इंडियाज वेल्थ। एक एडिटोरियल में इसी से जुड़ा एक और टर्म इस्तेमाल हुआ है, ब्रेन वेस्ट। यस, ये ब्रेन ड्रेन से कैसे अलग है? यस, ब्रेन ड्रेन तो हम सब जानते हैं, जब हमारे टैलेंटेड लोग बाहर जाकर बस जाते हैं और उनकी स्किल्स का फायदा दूसरे देश को मिलता है। हाँ। लेकिन ब्रेन वेस्ट एक नई और ज्यादा खतरनाक चीज है। इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स अनरेगुलेटेड रिक्रूटमेंट एजेंसीज के चक्कर में आकर लो टियर डिप्लोमा मिल्स में फंस जाते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वहां से पढ़कर उन्हें स्किल जॉब नहीं मिलती। नहीं, और वो अपनी सर्वाइवल के लिए गिग इकोनॉमी में काम करने लगते हैं, डिलीवरी ड्राइवर, स्टोर क्लर्क एटसेट्रा। मतलब एक इंजीनियर की पढ़ाई करके डिलीवरी बॉय का काम करना। प्रिसाइसली। इसे ब्रेन वेस्ट कहा गया है, जहां आपका ह्यूमन कैपिटल अंडर यूटिलाइज्ड होता है और आपके परिवार के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव रिटर्न मिलता है। ये न सिर्फ उस छात्र के लिए बल्कि देश के लिए भी एक नुकसान है। बहुत बड़ा। तो इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? पॉलिसी इम्प्लीकेशन साफ है। पहला, हमें अपने देश में हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे ताकि छात्रों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और दूसरा, इन एजुकेशन कंसल्टेंट्स और रिक्रूटमेंट एजेंसीज को रेगुलेट करने की सख्त जरूरत है, जो एक ग्रे जोन में ऑपरेट करते हैं और छात्रों को झूठे सपने दिखाते हैं। हमने पॉलिटी सेक्शन में जिस ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2025 का जिक्र किया था, वो इसी दिशा में कदम है। हाँ, जो इन एजेंसीज को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत रजिस्टर करने और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश करेगा। इकोनॉमी से जुड़ी एक और खबर है, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी देने वाला बिल भी संसद में है। यस, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल के तहत ये प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी बीमा की पहुंच को बढ़ाना है, जो अभी भी ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। 100% FDI से ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज भारत में ज्यादा कैपिटल लाएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा और कंज्यूमर्स को बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलेंगी, ऐसी उम्मीद है। अब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन पर आते हैं। दिल्ली का प्रदूषण, जो हर साल इस समय एक बड़ी खबर होती है। बिल्कुल, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लगातार सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है और ग्रैप 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 के तहत कड़े कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा कदम तो नो PUC नो फ्यूल पॉलिसी है, जो आज से लागू हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिन गाड़ियों के पास वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। एनफोर्समेंट टीम्स को पेट्रोल पंप पर तैनात किया गया है। हाँ, सरकार का मानना है कि इससे लोग अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन चेक करवाने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? पेट्रोल पंप पर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है।
पेट्रोल पंप मालिक संघ ने इसी चिंता को उठाया है। अगर वो किसी को फ्यूल देने से मना करते हैं तो झगड़े हो सकते हैं। इसका एनफोर्समेंट बहुत मुश्किल होगा। हाँ, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी टोल प्लाजास को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। यस, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो 9 टोल प्लाजा हैं, वहां गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से मैसिव आइलिंग इमिशंस होते हैं। मतलब गाड़ियां एक ही जगह खड़ी-खड़ी फ्यूल जलाती हैं और जहरीला धुआं छोड़ती हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को निर्देश दिया है कि वो या तो पीक पोल्यूशन के महीनों में टोल कलेक्शन को टेम्पररी सस्पेंड करें या इन टोल प्लाजास को शहर की सीमा से और दूर शिफ्ट करें। हाँ, ये तो बहुत बड़ा निर्देश है। टोल सस्पेंशन से तो एमसीडी को रेवेन्यू लॉस होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है। उन्होंने कहा है कि अ सिटीजन्स राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का हिस्सा है, वो म्यूनिसिपल रेवेन्यू से ऊपर है। ये एक तरह से पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का ही विस्तार है। हाँ, जहां प्रदूषण की एनवायरमेंटल कॉस्ट को रेवेन्यू लॉस से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये एनवायरनमेंट और गवर्नेंस के नजरिए से एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है। GRAP 4 के तहत और क्या कदम उठाए गए हैं? नॉन BSY डीजल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री भी बंद है। और सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी कर दिया गया है ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो। ये सब शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमें पोल्यूशन के सोर्सेज पर काम करना होगा। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। DRDO के एक नए सैटेलाइट की बात हो रही है, अन्वेषा। यस, इसका कोड नेम है EOS-N1। इसे इसरो के भरोसेमंद रॉकेट PSLV C62 से लॉन्च किया जाना है। और ये भारत की स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज यानी निगरानी की क्षमता के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। ये नॉर्मल कैमरा जो सिर्फ लाल, हरे और नीले रंग RGB को देखता है, उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। और इसे 600 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये टर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझें, हमारी आंखें विजिबल स्पेक्ट्रम में सिर्फ कुछ रंग देख पाती हैं। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट के पार जाकर सैकड़ों नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स में इमेज कैप्चर कर सकती है। सैकड़ों? हाँ, हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो पत्थर हो, पौधा हो या धातु, प्रकाश को एक यूनिक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। ये टेक्नोलॉजी हर ऑब्जेक्ट का वो यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या रंगों का फिंगरप्रिंट देख सकती है। रंगों का फिंगरप्रिंट? हाँ, जो हमारी आंखों को या नॉर्मल कैमरास को दिखाई नहीं देता। वाह, ये तो बढ़िया एनालॉजी है। तो इस फिंगरप्रिंट से हम कर क्या सकते हैं? इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे? डिफेंस इंटेलिजेंस में इसके एप्लीकेशन जबरदस्त हैं। मान लीजिए दुश्मन ने अपनी सीमा पर असली टैंकों के साथ कुछ लकड़ी के नकली डिकॉय टैंक भी खड़े कर दिए हैं। अच्छा। नॉर्मल सैटेलाइट इमेज में शायद सब एक जैसे दिखें, लेकिन हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर असली टैंक के मेटल और नकली टैंक की लकड़ी के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के फर्क को तुरंत पकड़ लेगा। मतलब धोखा देना नामुमकिन हो जाएगा। और ये घने पेड़ों के नीचे छुपे बंकरों का पता लगा सकता है, क्योंकि पेड़ों के पत्तों का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलग होगा और उस बंकर पे लगे कैमोफ्लेज नेट का सिग्नेचर अलग होगा। और IEDs का भी पता लगा सकता है? हाँ, ये जमीन में दबाए गए IEDs का भी पता लगा सकता है, क्योंकि IEDs दबाने के लिए जो मिट्टी खोदी गई है उसका सिग्नेचर आसपास की सामान्य मिट्टी से अलग होगा। ये तो कमाल है। और सिविलियन डोमेन में इसका कोई उपयोग है? सिविलियन डोमेन में भी इसके बहुत उपयोग है। एग्रीकल्चर में ये फसल के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है, बता सकता है कि खेत के किस हिस्से में बीमारी लग रही है या पानी की कमी है, इससे पहले कि वो हमारी आंखों को दिखाई दे। वाओ। एनवायरनमेंट में ये ऑयल स्पिल्स या वाटर पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली ये भारत की C4 ISR कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ा देगा। बहुत ज्यादा। C4 ISR यानी कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। अन्वेषा हमें रियल टाइम हाई फिडेलिटी डेटा देगा जो बॉर्डर सर्वेलेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमूल्य है। अब सोशल इश्यूज के सेक्शन में एक बहुत ही पॉजिटिव और दिल को छू लेने वाली खबर है बेहान के बक्सर से। ये खबर वाकई आज के माहौल में एक उम्मीद की किरण जैसी है।
ये कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या है ये खबर, विस्तार से बताइए। बक्सर के देवी डेहरी गांव में एक हिंदू परिवार श्री जनार्दन सिंह ने मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए 1 बीघा जमीन दान कर दी है। 1 बीघा? हाँ, उस गांव में लगभग 50 मुस्लिम परिवार रहते हैं और उनके पास अपना कोई कब्रिस्तान नहीं था। उन्हें अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ये तो बहुत बड़ा दान है। और उन्होंने ये दान क्यों किया? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये इस कहानी का सबसे भावुक पहलू है। उन्होंने ये दान अपने युवा बेटे शिवम कुमार की याद में किया है, जिनकी कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे की याद को अमर बनाने के लिए उन्होंने ये नेक काम किया। हाँ, ये तो वाकई बहुत प्रेरणादायक है। एथिक्स और एसे के पेपर के लिए ये केस स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है? कई वजहों से। पहला, ये हमारे संविधान के प्रिएम्बल में लिखे फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व के आदर्श का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाता है कि हेडलाइन न्यूज़ की नफरत से परे जमीनी स्तर पर भारत की गंगा जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है। और दूसरा, ये एल्ट्रुइज्म यानी परोपकार और कंपैशन यानी करुणा का एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करता है। अपने पर्सनल ट्रेजेडी, अपने बेटे के मृत्यु के असहनीय दुख को एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए पब्लिक गुड में बदलना, ये दिखाता है कि एम्पैथी क्या होती है। और इसे हम एथिकल वैल्यूज से कैसे जोड़ सकते हैं? ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक व्यक्ति अपने नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिव सोशल आउटकम क्रिएट करता है। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत दुख को सामाजिक भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है। आप इसे टॉलरेंस, सोशल कैपिटल और कोर ह्यूमन वैल्यूज जैसे टॉपिक्स में कोट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आज के सेशन से कुछ क्विक फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जरूर। पहला, इंडिया ओमान ट्रेड FY25 ये लगभग $10.5 बिलियन हैं। $10.5 बिलियन। दूसरा, इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड 2025 अनुमानित संख्या है लगभग 13.8 लाख। तीसरा, VBG रामजी गारंटी, ये 100 दिन नहीं, अब 125 डेज है, 125 डेज। चौथा, VBG रामजी वेज फंडिंग स्प्लिट जनरल स्टेट्स, यह है 60-40 सेंट्रल स्टेट। ये सबसे जरूरी फैक्ट्स में से एक है। पांचवा, शांति बिल न्यूक्लियर लायबिलिटी कैप, ऑपरेटर पर 3,000 करोड़ रुपीस का कैप है। छठा, अन्वेषा सैटेलाइट, ये DRDO का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। और सातवां, दुकुम पोर्ट, ये ओमान में स्थित है और भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस पर। आज हमारे पास 2 सवाल हैं। पहला, GS2 से Q1। The proposed VBG Ramji bill marks a structural shift from a rights-based entitlement to a normative development mission. Analyze the implications of this shift for fiscal federalism and the effectiveness of rural social security. 250 words। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ बिल के प्रोविजंस नहीं लिखने, बल्कि implications पर एनालाइज करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? इंट्रोडक्शन में आप सीधे MGNREGA के डिमांड ड्रिवन 100% सेंट्रल वेज फंडिंग मॉडल को VBG रामजी के नॉर्मेटिव एलोकेशन 60-40 स्प्लिट मॉडल से कॉन्ट्रास्ट करें और बताएं कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट क्यों है। और बॉडी में हम इसे 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म और इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल। पहले हिस्से में फिस्कल फेडरलिज्म पर फोकस करें, राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ लगभग 30,000 करोड़ की बात करें और समझाएं कि कैसे बिहार और यूपी जैसे गरीब राज्य मांग को दबाने पर मजबूर हो सकते हैं, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। और दूसरे हिस्से में इफेक्टिवनेस पर बात करें, विश्लेषण करें कि कैसे कैप्ड एलोकेशन सूखे जैसे संकट के वर्षों में राइट टू वर्क को कमजोर करता है और एग्रीकल्चरल पॉज कैसे लैंडलेस लेबरर्स की बार्गेनिंग पावर को अफेक्ट कर सकता है। क्या हमें बिल के पॉजिटिव्स भी मेंशन करने चाहिए ताकि आंसर बैलेंस्ड रहे? हाँ, जरूर। एक छोटा पैराग्राफ बिल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जैसे 125 दिन का रोजगार और एसेट क्वालिटी पर फोकस, विकसित भारत स्टैक पर जरूर लिखें। और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड व्यू दें कि एसेट क्रिएशन जरूरी है, लेकिन गारंटी वाले पहलू को फिस्कल कंस्ट्रेंट्स से डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। एक डायनामिक एलोकेशन मॉडल ही इसका सोल्यूशन हो सकता है।
एग्जैक्टली। Excellent. अब GS3 का सवाल Q2. Energy security in India requires a mix of renewables and firm base load power. In this context, discuss the significance of the Shanti Bill 2025 in unlocking the potential of India's nuclear energy sector. 250 words. इस सवाल का अप्रोच भी देखते हैं। इंट्रोडक्शन में भारत के नेट जीरो 2070 गोल का जिक्र करें और बताएं कि सोलर और विंड एनर्जी इंटरमिटेंट होती है। हाँ, रुक रुक कर आने वाली होती है, इसलिए 24/7 पावर के लिए फर्म बेसलोड पावर की जरूरत है जो न्यूक्लियर एनर्जी दे सकती है। बॉडी में अनलॉकिंग द पोटेंशियल पर फोकस करना होगा। यस। बॉडी के पहले पॉइंट में बताएं कि सप्लायर लायबिलिटी हटाने से फॉरेन टेक्नोलॉजी और प्राइवेट डोमेस्टिक कैपिटल कैसे आएगा, यानी ये इन्वेस्टमेंट को कैसे अनलॉक करेगा। दूसरे पॉइंट में SMRs की भूमिका पर चर्चा करें। हाँ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भूमिका, खासकर इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन में। और तीसरे पॉइंट में बिल में दिए गए सेफगार्ड्स जैसे AREB को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना और न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड का जिक्र करें ताकि सेफ्टी कंसर्न्स एड्रेस हों। और कंक्लूजन में लिखें कि ये बिल न्यूक्लियर सेक्टर को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक प्रैग्मेटिक यानी व्यावहारिक कदम है जो भारत को ग्लोबल नॉर्म्स के साथ अलाइन करता है, लेकिन इसकी सफलता पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करेगी, जिसके लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेशन और मजबूत ओवरसाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, मैं सवाल पूछूंगा। जरूर। Proposes a statutory guarantee of 100 days of wage employment. 2. It introduces a 60/40 funding split for wages between the center and general category states. 2. It introduces a 3. It allows states to pause works for up to 60 days during harvest seasons. 2. It introduces a 60. Which of the statements given above is are correct? A. 1 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 1, 2 and 3. इसका सही जवाब है B. 2 and 3 only. Explanation? एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि बिल में 125 डेज का गारंटी है, 100 दिन का नहीं। स्टेटमेंट 2 जो 60/40 फंडिंग स्प्लिट की बात करता है और स्टेटमेंट 3 जो एग्रीकल्चरल पॉज की बात करता है, दोनों बिल्कुल सही हैं। Perfect. अगला सवाल. Q2. The Anvesha satellite recently in the news is associated with A. Deep space exploration. B. Hyperspectral imaging for defense. C. Quantum communication. D. Tsunami warning systems. इसका सही जवाब है B. हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग फॉर डिफेंस। जैसा हमने चर्चा की, अन्वेषा EOS-N1 DRDO का सैटेलाइट है जो स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस के लिए हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी रंगों के फिंगरप्रिंट वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो ये था आज का डिटेल एनालिसिस। चलिए आज के की टेकअवेज को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आज की चर्चा का एक सेंट्रल थीम था भारत की पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा शिफ्ट, जहां विकास के लिए रिस्क को सरकार से हटाकर या तो राज्यों या फिर आम जनता पर ट्रांसफर किया जा रहा है। बिल्कुल, पॉलिटी में हमने यही देखा। VBG रैम बिल में फाइनेंशियल रिस्क राज्यों पर डाला जा रहा है और राइट को सप्लाई पर निर्भर बनाया जा रहा है। वहीं शांति बिल में एक्सीडेंट का फाइनेंशियल रिस्क सप्लायर से हटाकर ऑपरेटर और अल्टीमेटली टैक्स पेयर पर डाला जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया ओमान सीपा एक बड़ी कामयाबी है जो भारत की थिंक वेस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है और डकुम पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। इकोनॉमी में रिवर्स रेमिटेंसेस का नया और चिंताजनक कॉन्सेप्ट हमने समझा और उससे जुड़ी ब्रेन वेस्ट की समस्या पर भी बात की, जो भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक चैलेंज है। साइंस एंड टेक में अन्वेषा सैटेलाइट और उसकी अद्भुत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैपेबिलिटी के बारे में जाना, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर है। और एथिक्स में बक्सर का लैंड डोनेशन केस, जो दिखाता है कि नफरत की खबरों के बीच बंधुत्व और करुणा की कहानियां ही इस देश की असली ताकत है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।